क्या कभी ये सोचा है कि कुछ देश अमीर क्यों हैं और कुछ इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी गरीब क्यों रह जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमारे दिमाग में घूमता रहा है। आज की हमारी चर्चा का स्रोत एक ऐसी किताब है जिसे जिसे आधुनिक अर्थशास्त्र की बाइबल भी कहा जाता है। 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक वैचारिक धमाका था। इसने दुनिया के सोचने का तरीका ही बदल दिया। तो आज हमारा मिशन है ये समझना कि पैसा, व्यापार और तरक्की के बारे में एडम स्मिथ के जो विचार थे वो आज की दुनिया में हमारे स्मार्टफोन और एआई के ज़माने में कितने सही बैठते हैं। चलिए इस खजाने को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले उस बुनियादी सवाल पर आते हैं जो स्मिथ ने उठाया। असली दौलत आखिर होती क्या है? सदियों तक तो राजा महाराजा और सरकारें यही मानती थी कि दौलत का मतलब है सोना चांदी। बिल्कुल, जिसके पास जितना ज्यादा सोना वो देश उतना ही ताकतवर। हाँ, इस सोच को मर्केंटलिज्म कहते थे। इसका सीधा सा फंडा था, ज्यादा से ज्यादा सामान बेचो, एक्सपोर्ट करो, ताकि सोना देश में आए। और कम से खरीदो। हाँ, और कम से कम सामान खरीदो, इंपोर्ट करो, ताकि अपना सोना बाहर ना जाए। सारी नीतियां बस इसी एक लक्ष्य के आसपास घूमती थीं। ये एक तरह का जीरो सम गेम था। अगर मैं जीत रहा हूं तो इसका मतलब है कोई और हार रहा है। और फिर एडम स्मिथ ने आकर इस पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया। उन्होंने कहा, नहीं, आप सब गलत समझ रहे हैं। उनका विचार उस समय के लिए एकदम क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि किसी देश की असली दौलत उसके खजाने में रखे सोने में नहीं है। तो फिर किसमें है? वो है उसके लोगों की उत्पादन क्षमता में, उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी में। सुनने में तो ये आसान लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। स्मिथ ने कहा कि दौलत कोई स्थिर चीज नहीं है जिसे तिजोरी में बंद कर दिया जाए। दौलत तो हर साल पैदा की जाती है। ये लोगों की मेहनत, उनके हुनर, उनके बनाए गए सामान और उनकी दी गई सेवाओं का कुल जोड़ है। अच्छा, मतलब एक देश की संपत्ति उसके किसानों के खेतों में है, कारीगरों के कारखानों में है। जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतने ही ज्यादा रोजगार मिलेंगे और उतनी ज्यादा लोगों की जेब में पैसा आएगा। बिल्कुल, और उतना ही देश समृद्ध होगा। सत्ता का केंद्र एक तरह से राजा के महल से हटकर आम आदमी के काम पर आ गया। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। ठीक है, तो अगर देश को अमीर बनाने का राज ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना है, तो सवाल उठता है कि उत्पादन बढ़ाएं कैसे? और यहीं पर स्मिथ अपना सबसे प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं। पिन बनाने वाली फैक्ट्री का। हाँ, एडम स्मिथ की बात हो और पिन फैक्ट्री का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम सब ने इसके बारे में सुना है, लेकिन जो बात अक्सर छूट जाती है वो ये है कि स्मिथ के लिए ये सिर्फ ज्यादा पिन बनाने का तरीका नहीं था, ये समाज के बदलने का संकेत था। सही कहा। स्मिथ का उदाहरण बड़ा सीधा साधा था। अगर एक अकेला आदमी एक पिन बनाने बैठे तो उसे तार खींचने से लेकर उससे काटने, नुकीला बनाने और उस पर हेड लगाने तक शायद 20 अलग अलग काम करने पड़े। स्मिथ का अंदाजा था कि पूरी मेहनत के बाद भी वो दिन में एक, शायद मुश्किल से 2 पिन बना पाएगा। लेकिन अब सोचिए, अगर यही काम 10 लोगों में बांट दिया जाए, एक आदमी सिर्फ तार खींच रहा है, दूसरा सिर्फ उसे काट रहा है, तीसरा वो सिर्फ उसे नुकीला बना रहा है, हर कोई बस एक ही काम दिन रात कर रहा है, तो नतीजा क्या होगा? स्मिथ ने देखा कि वो 10 लोग मिलकर दिन में 48,000 पिन बना सकते थे। 48,000? हाँ, ये 10 गुना नहीं, ये हजारों गुना ज्यादा उत्पादन है। ये कैसे मुमकिन हुआ? इसी को स्मिथ ने श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर कहा। इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, एक ही काम बार बार करने से कारीगर उसमें माहिर हो जाता है और उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। दूसरा, एक काम से दूसरे काम पर जाने में जो वक्त बर्बाद होता है वो बच जाता है। और तीसरा, जब कोई एक ही काम पर ध्यान लगाता है तो वो उसे और बेहतर करने के लिए नई मशीनें या तरकीबें इजाद कर लेता है। मतलब आज की पूरी फैक्ट्री प्रणाली, असेंबली लाइन, सब कुछ इसी एक विचार पे खड़ा है। बिल्कुल। ये तो कमाल है। ये तो वैसा ही है जैसे हम घर पर बिरयानी बनाते हैं। अगर एक ही आदमी सब कुछ करे, प्याज काटना, मसाला पीसना, चावल उबालना, तो घंटों लग जाएंगे। लेकिन अगर काम बांट दिया जाए तो वही काम शायद 1 घंटे में हो जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। क्या? ये जो मजदूर दिन रात सिर्फ पिन की नोक तेज कर रहा है,
क्या उसकी जिंदगी एक मशीन जैसी नहीं हो जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है, और यही वो नुक्ता है जिस पर स्मिथ के बाद के विचारकों ने, खासकर कार्ल मार्क्स ने बहुत जोर दिया। मार्क्स ने इसे एलियनेशन यानी अलगाव कहा, जब इंसान अपने काम से ही कट जाता है और उसे उसमें कोई आनंद नहीं मिलता। दिलचस्प बात यह है कि स्मिथ खुद भी इस खतरे को समझते थे। हाँ, वो समझते थे। उन्होंने माना था कि ये एक समस्या है और इसका हल उन्होंने शिक्षा में देखा। उनका मानना था कि सरकार को शिक्षा पर पैसा खर्च करना चाहिए ताकि लोगों का दिमाग सिर्फ एक ही काम में सुन्नो करना रह जाए। तो ठीक है, श्रम विभाजन से हमारे पास हजारों पिनें तैयार हो गईं, लेकिन इनका होगा क्या? एक कारीगर को तो सिर्फ एक पिन चाहिए थी। सही बात है। यहीं पर एक बड़ी समस्या खड़ी होती है। जब उत्पादन इतना बढ़ जाता है तो उसे बेचने के लिए एक बाजार भी तो चाहिए। और यहीं से स्मिथ हमें अपने अगले बड़े आइडिया अदृश्य हाथ की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल। अब जब लाखों चीजें बन रही हैं तो उनकी कीमत कौन तय करेगा? उन्हें कौन खरीदेगा? क्या कोई राजा या मंत्री बैठकर कोई योजना बना रहा है? स्मिथ का जवाब था नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। बाजार ये काम खुद कर लेगा। कैसे? एक अदृश्य हाथ यानी दी इनविजिबल हैंड की मदद से। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। स्मिथ कहते हैं कि जब हर कोई सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, जैसे एक बेकर अच्छी रोटी इसलिए नहीं बनाता कि उसे लोगों का पेट भरना है, बल्कि इसलिए बनाता है ताकि वो पैसे कमा सके, हाँ, तो अनजाने में वो पूरे समाज का भला कर देता है। मतलब अगर हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचेगा तो समाज बिखर नहीं जाएगा। यही स्मिथ की प्रतिभा थी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि बाजार में एक और ताकत काम करती है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, आप एक दुकानदार हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहती हैं। आपका ग्राहक कम से कम दाम में अच्छी से अच्छी चीज खरीदना चाहता है। हाँ, अगर आप खराब सामान बेचेंगी या दाम बहुत ज्यादा रखेंगी तो ग्राहक बगल वाली दुकान पर चला जाएगा। बिल्कुल। तो ज्यादा मुनाफा कमाने के आपके स्वार्थ के लिए आपको मजबूरन अच्छी क्वालिटी का सामान सही दाम पर बेचना पड़ेगा। यानी किसी को डंडा लेकर खड़े होने की जरूरत नहीं है, बाजार खुद ही सबको लाइन पर ले आता है। ठीक यही। और ये अदृश्य हाथ आज भी काम करता है, पर शायद ज्यादा जटिल तरीकों से। सोचिए, जब हम ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर करते हैं, हजारों सेलर्स हैं, लाखों ग्राहक हैं, सभी अपने अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। कोई सेंट्रल प्लानर तो नहीं है। नहीं है। फिर भी एक एल्गोरिदम कीमतों को सेकंडों में तय करता है, सप्लाई और डिमांड को मैच करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्मिथ के अदृश्य हाथ का डिजिटल रूप है। और कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि ये एल्गोरिदम बाजार को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सवाल यह है कि स्मिथ का अदृश्य हाथ आज के टेक जायंट्स के युग में कितना स्वतंत्र है। और इसी अदृश्य हाथ को ठीक से काम करने देने के लिए स्मिथ ने एक खुले बाजार, एक फ्री मार्केट की वकालत की। उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार की ज्यादा दखलंदाजी, बहुत ज्यादा टैक्स, ये सब अर्थव्यवस्था का दम घोट देती हैं। उनका मानना था कि बाजार को अकेला छोड़ दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यही विचार पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म की नींव है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक आजादी सबसे जरूरी है, कि बाजार को सरकारी हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रित करने देना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो सबसे कुशल तरीके से संसाधनों का बंटवारा कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। वो क्या? कई लोग सोचते हैं कि स्मिथ सरकार के पूरी तरह खिलाफ थे। हाँ, कि वो एक तरह के जंगल राज की बात कर रहे थे, जहाँ कोई नियम कानून ना हो। ये बिल्कुल सच नहीं है। हाँ, ये एक जरूरी बात है। स्मिथ ने सरकार के लिए एक सीमित लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका तय की थी। उनके अनुसार एक अच्छी सरकार के सिर्फ 3 जरूरी काम हैं। पहला, बाहरी हमलों से देश की रक्षा करना, मतलब एक मजबूत सेना रखना। दूसरा, देश के भीतर न्याय व्यवस्था बनाए रखना ताकि हर नागरिक की संपत्ति सुरक्षित रहे, और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो है सार्वजनिक सेवाओं, पब्लिक वर्क्स का निर्माण और रखरखाव करना। ऐसी चीजें जिन्हें कोई निजी कंपनी मुनाफे के लिए नहीं बनाएगी, जैसे कि सड़कें, पुल, बंदरगाह, और जैसा हमने पहले कहा, शिक्षा। बिल्कुल। स्मिथ का तर्क था कि ये चीजें पूरे समाज के लिए फायदेमंद है, लेकिन कोई एक व्यक्ति या कंपनी इन्हें बनाने का खर्च नहीं उठाएगी, इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो मतलब सरकार का काम है खेल के नियम बनाना और ये पक्का करना कि सब ईमानदारी से खेलें, लेकिन खेल में खुद खिलाड़ी नहीं बनना। एकदम सही। सरकार एक रेफरी की तरह है।
उसका काम ये तय करना नहीं है कि कौन सी टीम जीतेगी। उसका काम है एक सुरक्षित और निष्पक्ष माहौल बनाना। स्मिथ का संदेश साफ था, सरकार जितना कम दखल देगी, अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। और ये बहस तो आज भी उतनी ही गर्म है। स्वास्थ्य, पर्यावरण, बैंकिंग, सरकार का दखल कहाँ शुरू होना चाहिए और कहाँ खत्म? हर जगह। सही बात है। और इस खेल में खिलाड़ी कौन कौन है? एक तरफ तो मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिजनेस का मालिक है, और जमीन का मालिक भी है। तो इस खेल से जो दौलत बन रही है वो इन खिलाड़ियों में बंटती कैसे है? क्या स्मिथ ने इसका भी कोई फॉर्मूला दिया था? हाँ, और ये उनके विश्लेषण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्मिथ के अनुसार किसी भी चीज की कीमत या उत्पादन से कमाया गया पैसा समाज के 3 मुख्य हिस्सों में बंटता है। ये 3 हिस्से हैं। पहला है मजदूरी, जो एक मजदूर को उसके काम के बदले मिलती है। हाँ। दूसरा है मुनाफा, प्रॉफिट। ये उस बिजनेस के मालिक को मिलता है जो पैसा लगाकर जोखिम उठाता है। और तीसरा है किराया, रेंट। ये जमीन के मालिक को उसकी जमीन का इस्तेमाल करने के बदले में मिलता है। ये ढांचा सिर्फ एक हिसाब किताब नहीं है, ये उस समय के समाज की एक तस्वीर है। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में अलग अलग वर्गों, मजदूर, पूंजीपति और जमींदार को उनका हिस्सा कैसे मिलता है। और स्मिथ ने यह भी विश्लेषण किया कि इन तीनों के हित अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं। बिल्कुल। जैसे मालिक चाहेगा कि मजदूरी कम से कम हो ताकि मुनाफा बढ़े, जबकि मजदूर चाहेगा कि मजदूरी ज्यादा हो। आज भी आय के बंटवारे, इनकम इनइक्वालिटी को लेकर जो बहस होती है, उसकी जड़ें स्मिथ के इसी विश्लेषण में है। सही। स्मिथ ने सिर्फ एक देश के अंदर की अर्थव्यवस्था की ही बात नहीं की, उन्होंने देशों के बीच व्यापार, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी एक बहुत ही शक्तिशाली विचार दिया। हाँ, जैसा आपने बताया, उस समय ज्यादातर देश मानते थे कि उन्हें निर्यात ज्यादा करना चाहिए और आयात कम। वो सोचते थे कि व्यापार एक जंग की तरह है। लेकिन स्मिथ ने कहा कि ये सोच ही गलत है। उन्होंने कहा कि व्यापार जंग नहीं बल्कि सहयोग है, जिससे दोनों पक्षों को फायदा होता है। उनका सिद्धांत बहुत सरल था, हर देश को वो चीज बनानी चाहिए जिसे बनाने में वो सबसे माहिर है, जिसमें उसकी लागत सबसे कम आती है। उन्हें दूसरे देशों से खरीद लें, भले ही वो उन्हें खुद भी बना सकते हो। बिल्कुल। इस सिद्धांत को आज तुलनात्मक लाभ यानी कंपैरेटिव एडवांटेज कहा जाता है, और ये आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इकोनॉमी का आधार है। अच्छा, कोई उदाहरण? यूं समझिए, जर्मनी बेहतरीन कार्य बनाता है और भारत बेहतरीन आईटी सेवाएं देता है। स्मिथ के अनुसार जर्मनी को कार्य बनाने पर ध्यान देना चाहिए और भारत को आईटी पर। और फिर दोनों को आपस में व्यापार कर लेना चाहिए। एकदम। इससे दोनों देशों को कम कीमत पर बेहतर चीजें मिलेंगी और दोनों ज्यादा अमीर बनेंगे। यही वो सिद्धांत है जिसने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। तो इस पूरी गहरी बातचीत का क्या मतलब है? एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशन से हम आज क्या सीख सकते हैं? अगर हमें मुख्य बातों को समेटना हो तो कुछ चीजें बिल्कुल साफ हैं। पहली, असली धन सोना चांदी नहीं बल्कि लोगों की मेहनत और उत्पादन क्षमता है। दूसरी, एक आजाद और प्रतिस्पर्धी बाजार जिसमें सरकार का दखल कम से कम हो, वो सबसे सफल होता है। और तीसरी, शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि व्यक्तिगत स्वार्थ जब एक खुले बाजार में काम करता है तो वो अनजाने में ही पूरे समाज के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। एडम स्मिथ ने हमें दिखाया कि कैसे लाखों लोगों के व्यक्तिगत फैसले जो वे अपने फायदे के लिए लेते हैं, एक अदृश्य हाथ के जरिए मिलकर पूरे समाज की भलाई को बढ़ावा दे सकते हैं। ये एक शक्तिशाली विचार है जिसने हमारी दुनिया को आकार दिया है। और यहीं पर हम एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। स्मिथ ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां नैतिकता, भरोसा और न्याय व्यवस्था मजबूत हो। उनका अदृश्य हाथ वैक्यूम में काम नहीं करता। तो आज के दौर में ये सवाल उठता है कि क्या इस सिद्धांत की कोई सीमा है? क्या ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचना समाज के लिए बहुत हानिकारक साबित हो? जैसे कि पर्यावरण का नुकसान? हाँ, जहां एक कंपनी की लागत तो कम होती है लेकिन उसकी कीमत पूरा समाज चुकाता है। या फिर अत्यधिक आर्थिक असमानता, जहां दौलत कुछ ही हाथों में सिमट कर रह जाती है। और इसी सवाल पर आज भी दुनिया भर के अर्थशास्त्री सिर खपा रहे हैं।